गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और सभी लोग मस्त होंगे। आज मैं मोहित गंगवार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यादान क्लासेस में। हम लोग इंडियन पॉलिटी को पढ़ रहे हैं और इंडियन पॉलिटी के 2 लेक्चर हम लोग पहले ले चुके हैं और आज ये उसी सीरीज का 3rd लेक्चर है। हम लोगों ने सेकंड लेक्चर में हमने देखा था कि किस प्रकार से कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान सभा के किस प्रकार से चुनाव हुए, और कैबिनेट मिशन के अनुसार ही अंतरिम सरकार का किस प्रकार से गठन किया गया। और उस अंतरिम सरकार में प्रारंभ में तो मुस्लिम लीग ने उसका बहिष्कार किया, परंतु लॉर्ड वेबल के प्रयासों से 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग भी अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुई। लेकिन मुस्लिम लीग का अंतरिम सरकार में सम्मिलित होने का उद्देश्य पाकिस्तान की मांग को और ज्यादा अधिक बल देना था। हमने कल इस विषय में भी चर्चा की थी कि अंतरिम सरकार में कुल 13 सदस्य थे प्रारंभ में, और बाद में जब मुस्लिम लीग भी इसमें सम्मिलित हुई तो इसमें सदस्यों की संख्या कितनी हो गई थी? 15। ठीक, मुस्लिम लीग के सम्मिलित होने के बाद सदस्यों की संख्या 15 हो गई। मुस्लिम लीग के 5 सदस्य इसमें जोड़ दिए गए थे और 3 सदस्य जो थे कांग्रेस के, उनका इस्तीफा दिलवाया गया और 5 मुस्लिम लीग के जोड़े गए, तो कुल सदस्य संख्या हमारी 15 हो गई थी। यहां तक तो हम क्लियर कर चुके थे सब कुछ। और फिर हमने ये भी बताया था कि किस प्रकार से जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया और संपूर्ण भारत में, मतलब संपूर्ण उत्तर भारत में दंगे प्रारंभ हुए। तो उसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, अब इधर हमारा जो संविधान सभा की पहली बैठक होगी यहां पर, ठीक, तो अभी हम सिर्फ संविधान सभा की प्रथम बैठक की डेट बताएंगे। उसके विषय में डिटेल से बाद में कुछ समय पश्चात चर्चा करेंगे। देखिए, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा की इस बैठक का भी मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग संविधान सभा की प्रथम बैठक में सम्मिलित नहीं हुई और इनका बहिष्कार जारी रहा। अंतरिम सरकार में ये लोग सम्मिलित हुए थे। इनके एक नेता लियाकत अली को अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री बनाया गया था। और जब 1947 ईस्वी में बजट पेश किया गया तो मुस्लिम लीग के लियाकत अली के द्वारा विभिन्न उद्योगपतियों पर अधिक से अधिक कर लगा दिए गए। अधिक से अधिक कर लगाने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि बड़े बड़े उद्योगपति सब कांग्रेस के करीबी लोग थे, जिस कारण से कांग्रेस यदि दखलंदाजी करेगी तो मुस्लिम लीग को और बहाना मिल जाता। इसलिए कांग्रेस ने भी चुपचाप सभी करों को स्वीकार कर लिया। लेकिन जब और भी ज्यादा दंगे बड़े पैमाने पर होने लगे, तब कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को भी लगने लगा कि अब भारत का विभाजन हो जाना चाहिए। इसमें खास तौर से पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल सरीखे बड़े नेता सम्मिलित थे। आगे देखते हैं हम कुछ समय पश्चात ब्रिटेन की संसद में, हाउस ऑफ कॉमन्स में, जो वहां के प्रधानमंत्री हैं क्लीमेंट एटली, वो 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा कर देते हैं कि हम भारत को 30 जून 1948 तक स्वतंत्र कर देंगे। और इसी स्वतंत्रता के क्रम में जो सत्ता का हस्तांतरण होगा भारतीय सरकार के लिए, वो निर्बाध रूप से संचालित हो, इसलिए
प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली लॉर्ड बेबल के स्थान पर नया गवर्नर जनरल नियुक्त करते हैं लॉर्ड माउंटबेटन को। और लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 ईस्वी में भारत में नए गवर्नर बनकर आते हैं। और लॉर्ड माउंटबेटन भारत के सभी बड़े नेताओं से मुलाकात करते हैं। और उसके पश्चात मई 1947 ईस्वी में जाकर के वो इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री हैं क्लीमेंट एटली, उनको अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। और उनकी आज्ञा लेकर के वे पुनः भारत आते हैं। और भारत में 3 जून 1947 ईस्वी को वे अपनी एक योजना प्रस्तुत करते हैं जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। माउंटबेटन योजना में वो ये घोषणा करते हैं कि हम 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र कर देंगे। और इसी क्रम में हम देख रहे हैं कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस भी माउंटबेटन के इस प्लान को स्वीकार कर लेती है। और कांग्रेस की 14 जून 1947 ईस्वी को जो कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्य समिति थी, उसकी बैठक बुलाई जाती है। उस बैठक की अध्यक्षता चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी करते हैं। और जो प्रस्ताव है भारत विभाजन का, उस प्रस्ताव को पंडित गोविंद बल्लभ पंत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, अन्य सभी बड़े कांग्रेस के नेता इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। परंतु एक कांग्रेस के नेता ऐसे भी थे जिन्होंने इस प्रस्ताव के विरोध में मत दिया। उन नेता का नाम था खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, वो नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो। वो विभाजन के विरुद्ध थे। एक और नेता रहे हमारे कांग्रेस के, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, जिनको आपने जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले सुना होगा, जिनकी गिरफ्तारी हो जाती है। और उन्हीं की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में सभाएं हो रही थी। ये वही डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू थे। इन्होंने भी कांग्रेस के विभाजन स्वीकार करने संबंधी प्रस्ताव का विरोध किया। और उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया कि संप्रदायवाद के पक्ष में राष्ट्रवाद का समर्पण। तो ये महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। अगर कहीं पूछा जाए कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया, तो आप ऑप्शन में चूज कर सकते हैं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू का नाम। तो ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटित हुए। इनमें देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं वो आपकी 3 जून 1947 ईस्वी है। बाकी तिथियां आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 3 जून 1947 की जो घटना है, माउंटबेटन योजना जिसे या माउंटबेटन प्लान जिसे कहते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है कि माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई। तो उसकी तिथि क्या हो जाएगी? 3 जून 1947 ईस्वी। ये 1947। ठीक, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं। अब इसी योजना के तहत भारत का विभाजन होना था। और इसी माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटेन की संसद में एक अधिनियम पास किया गया।
उस अधिनियम का नाम था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी। थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूं, फिर समझाता हूं। देखिए, अब ब्रिटेन की जो संसद थी उसमें एक विधेयक लाया गया, है ना। वो विधेयक कब आया? 4 जुलाई 1947 ईस्वी को क्लीमेंट एटली, जो ब्रिटेन की संसद के प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा एक विधेयक लाया गया, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 1947 ईस्वी। और इस विधेयक को 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स से पारित कर दिया गया या पास कर दिया गया। और ठीक अगले दिन इसके 16 जुलाई 1947 ईस्वी को इस विधेयक को दूसरे सदन से भी पारित कर दिया गया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो था। इसके पश्चात हम देखते हैं कि 18 जुलाई 1947 ईस्वी को 18 जुलाई 1947 ईस्वी को इसको राजकीय अनुमति भी प्राप्त हो गई। देखो, जैसे आज हमारे भारत में कानून का निर्माण होता है, कोई भी विधेयक, है ना, जब सदन में रखा जाता है और वो कानून जब बनता है तो उसका एक प्रोसेस होता है। हमारी संसद के जैसे 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो पहले एक सदन से पास होगा कोई प्रस्ताव, उसके बाद दूसरे सदन से वो विधेयक पास होगा, और जब दोनों सदनों से वो विधेयक पास हो जाएगा तो अंत में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। जब तक उस विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करेगा तब तक वो अधिनियम नहीं बन सकता। तो ये जो व्यवस्था है हमने ये इंग्लैंड से ही ग्रहण की थी हमने, और जब वहां से ग्रहण की है तो वहां भी इसी प्रकार की व्यवस्था थी। पहले कोई विधेयक दोनों सदनों से पास होता था, उसके बाद वहां की राजा की सहमति या रानी की सहमति की आवश्यकता होती थी, उनके हस्ताक्षर होते थे और उनके हस्ताक्षर के पश्चात वो अधिनियम बन जाता था। तो ठीक उसी प्रकार जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है वो हमारा स्वीकृत कब हुआ? 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। और इसका प्रस्ताव कब रखा गया? तो 4 जुलाई 1947 ईस्वी को क्लीमेंट एटली के द्वारा। ठीक है, तो देखो हम यहां पर लिख देंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ये ठीक। अब ये हमारा अधिनियम बन चुका है। पहले जब रखा गया तो क्या था? ये विधेयक था। ठीक, अब आगे देखेंगे। ये अधिनियम पारित हुआ, इसके बाद इसके पश्चात 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हो गया या भारत को स्वतंत्र कर दिया गया। भारत स्वतंत्र हुआ ठीक। तो 15 अगस्त 1947 को हमारे साथ साथ एक देश और स्वतंत्र हुआ जिसका नाम था पाकिस्तान। मतलब अब हमारा जो अखंड, मतलब कह सकते हो भारत जो था उसको 2 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, ये देखेंगे हम। ये जो माउंटबेटन योजना थी, माउंटबेटन योजना जो 3 जून को आई थी, तो इसके बाद में इसी समय 2 सीमा आयोग भी गठित किए गए थे। इस योजना के बाद बंगाल सीमा प्रांत आयोग और पंजाब सीमा प्रांत आयोग, क्योंकि ये 2 राज्य ऐसे थे जिनका विभाजन होना था, और इस विभाजन आयोग का जो अध्यक्ष बनाया गया वो रेड क्लिफ को बनाया गया। तो रेड क्लिफ जो थे, जो व्यक्ति था रेड क्लिफ नाम का, उसको
सीमा विभाजन का कार्य सौंपा गया था। तो याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछे कि सीमा विभाजन आयोग जो था उसका अध्यक्ष कौन था, तो रेडक्लिफ था। 4 अन्य सदस्य भी थे उसमें, 2 कांग्रेस से थे और 2 मुस्लिम लीग से सम्मिलित हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत हमारा स्वतंत्र हुआ। अब देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो हमारे यहाँ की जो संविधान सभा थी, ठीक, भारत की जो संविधान सभा थी, जिसकी देखो बैठक एक हो चुकी है हमारी और 2-3 बैठकें उसकी आयोजित हो चुकी थी, ठीक है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा कार्य आगे नहीं हुआ था उस पर, क्योंकि मुस्लिम लीग की लगातार अलग राष्ट्र की मांग चल रही थी। तो जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो उसके बाद जो भारतीय संविधान सभा थी उसका भी विभाजन हुआ और विभाजन के पश्चात भारतीय संविधान सभा, मतलब जो भारत की संविधान सभा थी, उसमें कुल सदस्य संख्या कितनी रही, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो आप उसका आंसर देंगे 299। ये विभाजन के पश्चात संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या थी 299। इनमें 229 प्लस 70 या 70, ठीक, ये ब्रिटिश प्रांतों से और ये 70 जो थे वो देसी रियासतों से थे। तो ये प्रश्न पूछा सकता है कि विभाजन के पश्चात संविधान सभा में देसी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे या कितने सदस्य थे। तो आप लोग बताएंगे 70। ये कहां से थे, देसी रियासतों से। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े। ये हमारी संविधान सभा हो गई, ठीक। अब हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे, संविधान सभा की प्रथम बैठक की ओर चलते हैं, ठीक। वहां से स्टार्ट करेंगे और एक तरफ से नोट करते चलेंगे। फिर अभी मैंने थोड़ा सा यहां बीच में भारत के विभाजन के बारे में बता दिया ताकि संविधान सभा को हम क्रमबद्ध रूप से आगे पढ़ सकें, बीच में भारत विभाजन ना आए, ठीक है। तो भारत विभाजन को आपने समझ लिया। अब संविधान सभा और उसके सदस्य, उसके कार्य, इन सब के बारे में विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, अब प्रश्न आता है जो हमारी भारत की संविधान सभा थी, ठीक है, उसकी प्रथम बैठक कब आयोजित हुई। ठीक, अगर पूछता है प्रथम बैठक, ठीक, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को आयोजित हुई। यह संविधान सभा की प्रथम बैठक की तिथि है ना। और इस दिन कौन सा था, सोमवार के दिन यह प्रारंभ हुई थी और लगभग समय था 11 बजे का, ठीक है। ये बैठक प्रारंभ हुई। अब जब बैठक प्रारंभ हुई, ठीक, तो हमने जैसा पहले बताया था कि संविधान सभा की जो पहली बैठक थी इसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। तो इसमें संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई, इसमें फिर पूछ लेगा कुल सदस्य कितने सम्मिलित हुए। तो इसमें कुल 207 सदस्य सम्मिलित हुए, कुल 207 सदस्य सम्मिलित हुए या उपस्थित हुए, ठीक। अब देखिए इसके बाद क्या होता है। अब देखिए, जैसे आम जनजीवन में भी अगर हम कोई बैठक आयोजित करते हैं या कोई सभा आयोजित करते हैं तो उसमें भी कोई ना कोई हम एक मुख्य व्यक्ति बनाकर रखते हैं या मुख्य वक्ता बनाकर रखते हैं, ठीक। तो उसी प्रकार से इस सभा का भी कोई ना कोई अध्यक्ष बनाया जाना था। चूंकि निर्वाचन हुआ नहीं था किसी का या चुनाव हुआ नहीं था, तो ऐसी स्थिति में हमने फ्रांस की तर्ज पर जो संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे उनका नाम था
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको हमने अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया, मतलब अस्थायी अध्यक्ष बना दिया। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा अस्थायी अध्यक्ष। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए, ये बड़े वृद्ध व्यक्ति थे और भारत के जो संविधान सभा में उस समय मौजूद जितने भी सदस्य थे, उनको भी विश्वास था कि इतने वृद्ध व्यक्ति है सच्चिदानंद सिन्हा जी, हो सकता है पूरे दिन बैठक की कार्रवाई आयोजित भी ना करा पाए, इसलिए इनको पता था। ठीक है, इसलिए इन्होंने उपसभापति के रूप में उसी दिन अस्थायी रूप से एक उपसभापति के रूप में जो एक एंग्लो इंडियन सदस्य थे जिनका नाम था फ्रैंक एंथनी, उनको चुन लिया था। मतलब ये सभापति बने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और बैठक आयोजित हुई पहली, और दोपहर तक लगभग ये मतलब 1-2 बजे तक के आसपास तक ये बीमार हो गए। तो उसके बाद इसकी सभा को जो सभापतित्व किया वो फ्रैंक एंथनी ने किया था। ठीक है, तो फिलहाल वो सब नहीं पूछा जाता आपसे ज्यादा। ठीक है, बहुत ज्यादा विस्तार हो जाएगा वो। तो आपसे इतना ही पूछा जाएगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। आप लोग आराम से बता सकते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, एक प्रश्न आ जाता है कई बार कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन से थे, और ये प्रश्न 2019 में, जनवरी 2019 में एक परीक्षा आयोजित हुई थी उत्तर प्रदेश में। प्राथमिक शिक्षक भर्ती का एक एग्जाम था, जिसे हम लोग उत्तर प्रदेश में सुपर टेट के नाम से जानते हैं, और उत्तर प्रदेश के लगभग उत्तर भारत के सभी विद्यार्थी जानते ही होंगे क्या है ये। तो उसमें ये प्रश्न आया था एक कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन से थे, तो उसमें जो आंसर सही माना गया वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का माना गया। ठीक है, तो अगर इस प्रकार से कोई प्रश्न आता है तो आप सच्चिदानंद सिन्हा को लगा सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं, ये प्रथम बैठक आयोजित हो गई और इसके बाद दूसरी बैठक आयोजित हुई। तो द्वितीय बैठक आयोजित कब हो रही है हमारी? ठीक 2 दिन पश्चात 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की दूसरी बैठक या सेकंड सिटिंग हुई। ठीक है, और इसमें संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। ठीक है, इनको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। और संविधान सभा जो थी, इसमें जो एक तो अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए और उपाध्यक्ष भी बनाए गए। तो संविधान सभा के अगर उपाध्यक्ष पूछता है तो कौन होंगे? उपाध्यक्ष। देखिए, उपाध्यक्ष में 2 व्यक्तियों का नाम आएगा। हम कह सकते हैं 2 उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के। तो कौन कौन हो जाएंगे? टी कृष्णमाचारी और HC मुखर्जी। ये 2 व्यक्ति संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। और प्रश्न आता है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? इनका निर्वाचन नहीं, तो इनको नियुक्त किया गया था। ठीक है,
तो संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार B.N. राव। B.N. राव ये भी बड़े विद्वान व्यक्ति थे, ठीक है। ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, ये लिख देते हैं यहां पर, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार B.N. राव थे, ठीक है। ये दूसरी बैठक आयोजित हुई है। इसके पश्चात बैठक का आयोजन किया गया है। तीसरी बैठक को देख लेंगे। देखिए ये सब जितना भी डाटा मैं दे रहा हूं ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको तो आप सीधा सीधा रटेंगे, ठीक है। और इनका और कोई उपाय नहीं है, ठीक है। अगले देखते हैं संविधान सभा की तीसरी बैठक, ठीक है। कब आयोजित हुई है ये? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, ठीक है। लिख सकते हैं तृतीय बैठक। तेरह दिसंबर 1946 ईस्वी को आयोजित हुई थी। और इसमें हम देखते हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है हमारे, ठीक है, जो बाद में प्रधानमंत्री बने हमारे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, ठीक है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो कौन हो जाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इनके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था यही आगे जाकर के हमारे संविधान की प्रस्तावना का आधार बना, ठीक है। तो प्रस्तावना का आधार हमारा कौन सा था? उद्देश्य प्रस्ताव था। इस उद्देश्य प्रस्ताव में हमने ये लक्ष्य तय किया कि हमारा भारत जो है वो स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बनेगा, ठीक। और देखिए ये जो संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, ये देखो यहां पर ऐसे लिखा जाएगा कि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकार किया, ठीक है। आप ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पहले लिखिएगा कि 13 दिसंबर 1946 को जो तीसरी बैठक हुई है इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, ठीक है। और सेकंड लाइन में आप ये लिख देंगे उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। तीसरी लाइन और नोट करना चाहे तो आप ये लिख दीजिएगा उद्देश्य प्रस्ताव ही बाद में हमारे संविधान की प्रस्तावना का आधार बना, ठीक है। आप इतनी चीजें नोट जरूर कीजिएगा। अब फिर हम आगे बढ़ेंगे।
आगे देख रहे हैं हम, देखो, संविधान सभा की प्रमुख समितियां। ठीक है, देखिए, जो हमारी संविधान सभा थी, है ना, उसने सुचारू रूप से कार्य करने के लिए अनेक समितियों का भी गठन किया था। ठीक, तो इनमें एक सबसे प्रमुख समिति थी जिसका नाम था प्रारूप समिति। क्या नाम था उसका? प्रारूप समिति। तो देखिए, जो हमारे संवैधानिक सलाहकार थे जिनका नाम था बी.एन. राव, बी.एन. राव के द्वारा जो संविधान सभा का एक प्रारूप तैयार किया गया, उस प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा की सिफारिशों पर एक 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया और उस समिति का नाम था प्रारूप समिति। ठीक है, तो ये प्रारूप समिति जो थी उसका गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया। ठीक है, तो इसमें जो पहली हमारी समिति हो जाएगी प्रमुख, वो हो जाएगी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाएगा, प्रारूप समिति किसकी सिफारिश के आधार पर गठित की गई थी? सत्यनारायण सिन्हा की सिफारिश पर सिफारिश पर सिफारिश पर बी.एन. राव के द्वारा बनाए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए विचार विमर्श करने के लिए 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का 29 अगस्त 1947 ईस्वी को गठन किया गया। ठीक है, तो ये 7 सदस्यीय समिति थी, प्रारूप समिति, जो है ना, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था। अब देखिए, इसके 7 सदस्य कौन कौन थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिनके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको हटा करके अब उन सदस्यों के नाम लिखूंगा और ये सब आप नोट करते चलिएगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए, पहले हो जाएगा गोपाला स्वामी आयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, एक हमारा चिरपरिचित नाम डॉक्टर भीम राव अंबेडकर।
ठीक है। मोहम्मद सादुल्ला। नंबर 5 KM मुंशी। KM मुंशी। ठीक है। इसके बाद देखेंगे N माधवराव। और कृष्णमाचारी। देखते हैं हम, ये 7 सदस्य थे किसमें? प्रारूप समिति के। ठीक है। और इस प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, उनमें अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष कौन था? वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। तो इनके आगे आप ब्रैकेट में अध्यक्ष लिख सकते हो। ठीक है। तो प्रश्न पूछा जाएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और देखिए, ये दो बात के नाम है, एन माधवराव और टीटी कृष्णमाचारी। ये प्रारंभ में संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, इसके सदस्य नहीं थे, ये बाद में आए। देखिए, ये एन माधवराव जो थे, इन्होंने BL मित्र का स्थान लिया। ये जो BL मित्र थे, स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया था इन्होंने। ठीक है। BL मित्र जो है, इन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था। और टीटी कृष्णमाचारी जो थे, मैं थोड़ा सा यहां लिख देता हूं, बहुत उधर जा रहा है, कहीं बोर्ड में ना देखे। टीटी कृष्णमाचारी जो हैं, इन्होंने DP खेतान का स्थान लिया था। DP खेतान। और DP खेतान ने अपना स्थान रिक्त क्यों किया? DP खेतान की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु हो गई। यहां तक क्लियर है? DP खेतान की मृत्यु हुई, जिसके कारण से स्थान रिक्त हुआ और टीटी कृष्णमाचारी ने उनका स्थान ले लिया। BL मित्र जो थे, इन्होंने स्वास्थ्य कारणों के चलते अपना त्यागपत्र दिया और जो स्थान रिक्त हुआ, उस स्थान पर एन माधवराव प्रारूप समिति के सदस्य बने। बाकी सभी सदस्य पहले से थे और अंत तक रहे। तो एक बार इन सदस्यों को अच्छे से देख लेंगे। गोपाला स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, भीमराव अंबेडकर, मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी, एन माधवराव, टीटी कृष्णमाचारी, ये 7 सदस्य हैं। इसके अलावा अन्य बहुत सारी महत्वपूर्ण समितियां थी। ठीक है। 8 समितियां जो थी, वो बड़ी समितियां थी। और इनके को मैं बोर्ड पर ना लिख करके मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं कि जो प्रमुख महत्वपूर्ण समितियां होंगी, है ना, वो आपके बोर्ड पर यहां दिखाई जा रही हैं। उनको आप यहां से नोट करें। और जिन समितियों के आगे 3 स्टार बने हों, वो समितियां अत्यंत महत्वपूर्ण होंगी। ठीक है। तो जैसे एक झंडा समिति होगी, है ना, झंडा समिति के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था। तो इसमें क्या है, देखो, आप जब नोट करें अपने नोट्स में, तो एक कॉलम बनाएं, एक तरफ समिति, है ना, और दूसरी तरफ अध्यक्ष, 2 कॉलम हो जाएंगे। तो इधर समिति का आपका नाम आ जाएगा और इधर समिति के अध्यक्ष का नाम आ जाएगा। ठीक है। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। फिर एक इंपॉर्टेंट है संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे?
है ना, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऐसी अगर पूछ ले प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो कौन हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसी प्रकार से सारी महत्वपूर्ण समितियां आपको मैंने यहां दे दी हैं, आप नोट करें और स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। और अब हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, इन सभी समितियों के द्वारा कार्य किया गया और कार्य करने के पश्चात जो हमारा संविधान था उसका जो प्रारूप बनकर तैयार हुआ, तो जो पहला प्रारूप तैयार हुआ उसको फरवरी 1948 ईस्वी में प्रकाशित किया गया और जनता के सुझावों के लिए समर्पित कर दिया गया, ठीक है। जैसे अभी हमारे 2020 में नई शिक्षा नीति आई थी, तो उसका जो प्रारूप आया था उसको पब्लिश कर दिया गया था और कहा गया था कि जो लोग उसमें सुझाव देना चाहते हैं अपने अपने सुझाव प्रस्तुत किए करें। तो इसी प्रकार से जो संविधान का प्रारूप बनाकर तैयार हुआ फरवरी 1948 ईस्वी में, इस पर सुझाव देने के लिए प्रस्तुत कर दिया गया और 8 माह का समय दिया गया। और 8 माह के समय के पश्चात अक्टूबर 1948 ईस्वी में, मतलब कह सकते हो अक्टूबर 1948 ईस्वी तक का समय दिया गया। और इसके पश्चात 4 नवंबर 1948 ईस्वी को जो था वो प्रारूप संविधान सभा में रखा गया और प्रथम बार उसका वाचन हुआ। इसके पश्चात इस पर 5 दिन तक बहस चली और 9 नवंबर 1949 ईस्वी तक, 1948 ईस्वी तक, ठीक है, ये अभी 1948 की घटनाएं हैं। इसके पश्चात पुनः 15 नवंबर 1948 से लेकर के और 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक इस पर विस्तार से चर्चाएं हुई और उसके बाद अंतिम रूप से 14 नवंबर 1949 ईस्वी रखा गया और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने एक संविधान को पारित कराने के लिए एक प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो हमारा संविधान था वो अंगीकृत कर लिया गया, या 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अपनाया, ठीक है। देखिए, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत हुआ या हमने उसको अपनाया, लेकिन हमने उसको पूर्ण रूप से लागू नहीं किया। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमने आंशिक रूप से लागू किया, कब, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। लेकिन पूर्ण रूप से जब पूछा जाए कि हमारा संविधान कब लागू हुआ, तो वो होगा हमारा 26 जनवरी 1950 ईस्वी। देखिए, इसके पीछे भी एक महत्वपूर्ण कारण था कि जो हमने अपना संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पारित नहीं किया या लागू नहीं किया, कह सकते हैं, ठीक है। 1929 ईस्वी में लाहौर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। तो वहीं पर 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के नेताओं ने यह शपथ ग्रहण की थी कि हम भारत को स्वतंत्र कराएंगे और प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो उसी समय से 26 जनवरी 1930 से ही हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में, मतलब इस तिथि को, मतलब 26 जनवरी को मनाते आ रहे थे। इस कारण से इस तिथि का एक ऐतिहासिक महत्व था। इस तिथि की ऐतिहासिक महत्वता को बनाए रखने के लिए ही हमने अपने संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया। तो स्पष्ट कारण था जिसके कारण हमने 26 जनवरी को ही लागू किया। 26 नवंबर को हमने अपना संविधान लागू नहीं किया। प्रश्न में अगर पूछा जाए हमने अपना संविधान लागू कब किया, तो आपको आंसर देना है 26 जनवरी 1950। अगर पूछा जाए आंशिक रूप से कब लागू किया गया, तो हो जाएगा हमारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसीलिए हम उसे विधि दिवस के रूप में
मनाते हैं या संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, ये जो हमारा संविधान लागू हो गया, ठीक है, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो और मैंने बताया था कि 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए, ये जो संविधान सभा जो थी, ठीक है, तो संविधान सभा के द्वारा और भी कार्य किए गए, जो जैसे प्रमुख कार्य। देखो, अब ये जो हमारा समय है, अगर हमसे पूछा जाए कि संविधान को बनने में कितना समय लगा, तो हम समय काउंट करेंगे 26 नवंबर तक का, ठीक है। तो पहला प्रश्न आएगा कि हमारा संविधान बनने में कितने वर्ष लगे, है ना, या कितना समय लगा। तो समय कितना हो जाएगा हमारे संविधान को बनने में? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, ठीक है, ये लगा हमारे संविधान को बनने में समय। और देखिए, अगर प्रश्न में पूछा जाए कि जो संविधान था उसमें समय कितना लगा, तो आप ये बता देंगे, है ना। वैसे पूछ ही नहीं जाती कि राशि कितनी खर्च हुई थी, तो वैसे अगर पूछ ले कभी तो 64 लाख रुपया इसमें खर्चा हुआ, ठीक। देखिए, कुल 11 सत्र आयोजित हुए थे और 165 बैठकें आयोजित हुई थी, ठीक है। अब देखेंगे हमारा जो संविधान था, ठीक है, ये जो संविधान सभा थी, इसके द्वारा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को 22 जुलाई 1947 ईस्वी को तिरंगा को राष्ट्रीय झंडे के रूप में स्वीकार किया गया। तो ये आप नोट करिएगा, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को तिरंगा को राष्ट्रीय झंडे के रूप में स्वीकार किया गया, ठीक है। और देखिए महत्वपूर्ण तिथियां, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को जनगण मन को, ठीक है, राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया। और 24 जनवरी 1950 को ही वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। तो ये सारी तिथियां आप लिख लिए, नोट करें कि 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकृति दी गई या स्वीकार किया गया, और 24 जनवरी 1950 को ही वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। और 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा की अंतिम बैठक आयोजित हुई, ठीक है। क्या हुआ? संविधान सभा की अंतिम बैठक आयोजित हुई और संविधान पर हस्ताक्षर किए गए, ठीक है। तो पूछेगा कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, तो कुल 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये सब वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, ये प्रश्न भी उसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है कि संविधान सभा पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर कब किए थे। तो कई जगह आपने कुछ किताबें पढ़ी होंगी, उनमें 26 नवंबर 1949 दे देता है कि 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। तो दोनों ही तिथियां सही हैं। 26 नवंबर 1949 को भी 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, और उसके बाद 24 जनवरी 1950 को भी 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक। और इसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा के द्वारा भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया, ठीक है। तो यह भी याद रखने की चीज है। प्रश्न पूछा जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसके द्वारा किया गया था, या भारत के प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया गया, तो हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा चुनाव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव भारतीय संविधान सभा के द्वारा किया गया था। और अगर डेट पूछ रहा है तो डेट हो जाएगी 24 जनवरी 1950 ईस्वी। आगे
26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। ठीक है, तो वो भी लिख देंगे। संविधान लागू करने की तिथि कौन सी हो जाएगी? 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो इसी दिन हम 26 जनवरी के दिन ही हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक, अब देख लीजिए कुछ वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं संविधान से संबंधित, है ना। तो देखो, जैसे प्रश्न पूछ ले अगर संविधान से कि संविधान जो था हमारा, जो संविधान सभा जो थी हमारी भारतीय संविधान सभा, उसमें कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? अगर प्रश्न आ जाए कुल महिलाओं की संख्या तो कितनी थी? 15। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 15। हमारी भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। अच्छा, अब हम क्या है, कभी कभी स्टेट से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए कि संविधान सभा में यूपी से महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो अगर यूपी से पूछा जाए तो यूपी से महिलाएं थी 5। ठीक है, ये जो 5 महिलाएं हैं इनके कई बार नाम भी पूछ सकता है, या जैसे पूछ लेगा निम्न में से कौन महिला संविधान सभा में उत्तर प्रदेश से नहीं चुनी गई थी। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए, हम देख लेते हैं पहला नाम विजय लक्ष्मी पंडित। बेगम एजाज रसूल। कमला चौधरी। पूर्णिमा सिंह। नंबर 5 सुचेता कृपलानी। अब इसमें आप लोग कंफ्यूज वहां हो सकते हैं अगर प्रश्न में दे दिया जाए कि सरोजनी नायडू कहां से निर्वाचित हुई थी, या सरोजनी नायडू कहां से थी, तो ज्यादातर जैसे ये दे दे निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश से निर्वाचित नहीं हुई थी, इनमें से 3 के नाम दे देगा और सरोजनी नायडू का नाम दे देगा। आप लोग ज्यादातर सरोजनी नायडू सोचते हैं कि ये उत्तर प्रदेश से निर्वाचित हुई होंगी, लेकिन ये बिहार से हुई थी। ठीक है, तो आप इनको नोट कर सकते हैं। ये 5 महिलाएं जो उत्तर प्रदेश से संविधान सभा की सदस्य थी, और कुल संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। ठीक, ये आप जरूर नोट कीजिएगा। और बाकी चीजें हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, किस प्रकार से अब आगे हमारे संविधान का निर्माण होगा, कहां कहां से हमने किन किन चीजों को ग्रहण किया, इन सब के बारे में हम विस्तार से आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास यहीं तक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दिया करें।